इस समय पैसे देने की पाबंद भी है नहीं पैसे देने के पाबंद नहीं है। अगर फर्ज करो तो सैंपल पास हो जाता फिर तो तुम बच गए। अगर तो फेल हो जाता तो फटीक के भी तो पै गए ना सही है हूँ तो चैक करने का तरीकेकारण करना ही करना उन्हें कि साढ़े ही मेरा अपने सख्ती बहुत थोड़ी है कि सरकारी दवाई होंगी ना अस्पतालों से दवाई आ रही है तो फार्मेसी का काम ही है दवाई को इस्तेमाल करवाने तो पहले उनकी सैंपलिंग करावे। जिन्नी मेडिसिन उन्हें खरीदी है जिन्ने प्रोडक्ट वो आ गए है उन्होंने एक चुकेगा उनका सैंपल करेगा लैबार्टरी भेजेगा लैबार्टरी रिपोर्ट आ जाएगी उन्होंने लफ करेगा उस रजिस्टर के फिर दवाई जारी करेगा। अदरवाइज दवाई जारी नहीं कर सकता अस्पताल इलाज साड़ियाँ तो जिम्मे आ गई फोन छोड़ देने काम ये चीज़ों का जरूरी है। जी मैं लेट हो गया इतने आ जाए मेरे को नेड़े आ जाए जिन्ना नज़दीक होगी मैं जी मिसाल दे रहा थी कराची का एक अपना मैडिकल है उनका काम ना चलिया इतना चला गया बाहर यूरोप चला गया। यूरोप एक स्टोर सी बहुत बड़ा जिमें अपने लाहौर का माल वगैरह बने हुए इस तरह उस स्टोर के चला गया उत्थे सेलमैन जोड़े होंगे जिन्हें भी उन्होंने जो टारगेट होंगे कोई डील किनिया करते शाम तक जो गाहक आया उन कितना समान किस डील ना दे उसने मैनेजर को आपका इंटरव्यू दिता जी मैं काम करना चाहता हूँ इतने किनिया डील कर सकता हूँ जी मेरा पहला दिन मैं करके बैठा जो मेरा काम पसंद आया तो ठीक है उनके जी ठीक है साढ़े जो सेलमैन को 20-25-15 डील करते शाम को जो उन्हें आपकी रिपोर्ट दी उन्होंने कहा किनिया डील की बेचा तू उन्हें दसा जी मैं तकरीबन 1.5 करोड़ की डील की उन्हें कि एक बंदा आया मेरे को 2 गोलियां पैरास्टामोल सिर दर्दी मैं उन्होंने कहा पैरास्टामोल सिर दर्दी में तू सारे लैन आया तो सिर दर्द का हल कट गोलियां तो वक्ती है नहीं क्योंकि किसी लालच लग गई मैं लालच की लगे मैं क्या तू ना मछलियाँ फड़ना एक कुड़ी रह जाए ये समुद्र से दरिया की मछलियाँ लालच लग गई मैं तू 2 फड़ेगा 4 फड़ेगा ये भी काम थोड़ा तू एक कश्ती लै वो कश्ती जी नौ के जरिए तुम सारा समुद्र के जाकर दिखा मैं भी उत्थे भी कुंडी ला के बने कश्ती भी लवे कुंडी एक अद्धी मछली दिखागा कोई कम से कम जाल हो जाल भी तू ये कश्ती नाल दूसरी बोट लै तू इंजन वड्डी लै जिसे तू स्टाफ भी कर सकेगा मछलियों का वो करते कराते जो ना उन्हें बहुत बड़ा जाल नाल कुछ बंद की टीम उन्होंने वो प्रोवाइड कर दूँ तो कश्ती भी वड्डी वो कम से कम काफ़ी सारे खाने जितने मछलियाँ वो रख सके कट्ठियाँ करके उन्हें आइस बॉक्स वगैरह भी बने हुए थे मछलियाँ खराब भी ना हो तो वो बेची 1.5 करोड़ का समान बेचता फिर एक ही डील हो गई हिंदी भी बची की लाया फिर कर ली यानी तुम देखो कि बंदा करो पैरास्टामोल लैन आया उन्होंने की दे के भेज ये अजे नहीं सलाहियत जी जिस तरह मतलब उन्होंने दसिया कि साढ़े को बंदा गया लोकल से ना लैन वास्ते अभी ट्रैक्टर जिम्मेदार बंदा कितना बंदा ट्रैक्टर आना मैंने जीप दे के भेज साढ़ा ट्रैक्टर का बंदा किसी को उधार मांगूंगी यार कहना जीप डेरे खड़ोती होगी कि साड़ी जीप नहीं सी निकली कहना मैंने जीप दे के भेज दिया उन्हें पैसा उन्हें 6 महीने रखी 6 महीने किसी चलनी थी तो कोई उन्हें आके चल यार मतलब नहीं तो कोई इन्ना घाटा पा गया मैंने दे जा रख लेना दोबारा यानी कि वो कहता भी हाँ है ब्रोकरी हाँ तो घर उन्होंने कोई इशारा ना दे के कोई गल देती करने वाले कर देंगे बहरहाल चलो अल्लाह खैर करेगा। अच्छा इंट्रामस्कुलर का आगे थोड़ा मैं दोबारा दोहरा देना इस तरीके में दवा जिस्म के मखसूस अजरात में दाखिल की जाती है एहतियात ज़रूरी है कि कोई असाब या खून की नाली में दाखिल ना हो। दवा
उजलाती रेशों में फैलती है और तेज़ी से जल्द होती है। इस तरीक़ा से अद्वियात दाखिल करने के बहुत से फ़वाइद हैं। मसलन इसमें दवा का असर यकीनी होता है। ज़ेर जिल्द दवा देने के मुकाबले में इसमें पीप पड़ने का इम्कान कम होता है। अगर सुई असाब या खून की नालियों में दाखिल हो जाए तो मुहलक सूरत पैदा हो जाती है। इसके अलावा इस तरीके से दवा की महदूद मकदार दी जा सकती है। उनका फायदा तो सारा दसता उन्होंने, नुकसान यह है भी अगर दवाई ज़्यादा देनी है मरीज को तो ये दिनों से ज़्यादा 5cc 10cc 7cc कर देंगे। जो 10cc करांगे तो अगले तो रगड़ा कट देंगे अपना, यानी इस तो बाद नहीं दे सकते। उनके फिर अगे इंट्रावीनस आ गया। एक याद रख लेना कि इंजैक्शन लगन तो पहले मामला या माहौल थोड़े कंट्रोल च है, इंजैक्शन लगन तो बाद थोड़े वास्ते बाहर हो गया, अगे दवाई की मर्जी ही कर दी जाए। ये ध्यान से रखें जी। ये इंजेक्शन के ज़रिए दवाई जिस्म में दाखिल करने का एक मौसर तरीका है। दवा ब्रीद वेन में बराह रास्त दाखिल की जाती है। इसको IV इंजेक्शन भी कहते हैं। आम तौर पर उस जगह का इंतखाब किया जाता है जहाँ ब्रीद नुमाया हो, क्योंकि इस तरीका में दवा के असरात फौरी हासिल होते हैं। इसलिए हंगामी हालात में ये एक मौसर तरीका है। इसके फ़वाइद और नुकसान मंदरजा है, यानी फ़ायदे और नुकसान बराबर है। वो भी उन्हें दसते लेकिन थोड़ा जहा दसिया, लेकिन ये उन्हें थोड़ा तफसील ज़्यादा कर देती है। दवाई के असरात फौरी आधे मिनट में हासिल हो जाते हैं। हंगामी सूरत में ये तरीका बहुत मुफीद है। मसलन अगर मरीज़ बेहोश है या क्या कर रहा हो, ऐसी अद्वियात जो दरिया मुँह मैदे में ज़ाय हो जाएँ, इनको इसी तरीके से जिस्म में दाखिल किया जा सकता है। दवाई के मुकम्मल असरात हासिल होते हैं। दवाई की ज़्यादा मकदार दी जा सकती है। अगर नुकसान है, इसका बड़ा नुकसान ये है कि मरीज़ खुद इंजेक्शन नहीं लगा सकता जी, अगर उन्हें ज़रूरत आप रुपये की नहीं ला सकता। अद्वियात का मुकम्मल स्टेलाइज होना ज़रूरी है। अगर स्टेलाइज नहीं है तो फिर भी नुकसान है। असी जो जिसम के अगे सिपट स्वैब लाते थे ना, उनका सिर्फ मकसद की है मरीज़ समझता भी शायद इस लाने मेरे दर्द घट होएगा, लेकिन इनका ये मतलब है कि जिसम वो साफ नहीं है, उन्होंने साफ करता जो जिसम के उत्ते जरासीम वो साफ हो गए। असी वो सुराख कर रहे हैं, उत्थे एक जख्म बनेगा, वो जरासीमों के जरिए जल्दी पकड़ करेंगे। इतों से साफ करता ताकि ये मुमकिन जी चीज़ें ना हो गए, वो उस तो बचत आ गई। उनके वास्ते स्टेलाइज होना जो वो जरूरी है। इंजेक्शन लगाने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो एक्सपर्ट हो, एवं ना उन्हें बार बार करके तो उन परेशान कर सके। यानी इन सब तो बड़ी चीज़ तुम भी समझ देना चाहिए भी फर्ज करो 2 दफ़ा अभी ला लिया या 3 दफ़ा ला रहे हैं तो मरीज़ थोड़े तो बदन हो जाएगा। वो जी दवाई फायदा करें तो नफसियाती तौर पर फायदा नहीं करेगी जी। वो जो फायदा लैन वाले थोड़े तो एतमाद करके पाया ना, उनका एतमाद अद्धे नालों ज़्यादा गया, वो चीज़ नहीं कर सकिया। क्योंकि इंसानी दिमाग एक ऐसी चीज़ है, अंदर इंसान के हर चीज़ है। प्रोटीन ऐसे ऐसे पैगाम देने वाले और ऐसे ऐसे चीज़ा है अगे आनगियाँ या पिछले सब भी है वो जिते प्रोटीन वगैरह पढ़ी जाती है कि अगर इंसान के अंदर जहर है तो भी मौजूद है। वो अगर इकट्ठा करना चाहे ना दिमाग से कर लेंदा। अमेरिका एक बंदे सजाए मौत का हुक्म हो गया तो उन्होंने तजर्बा करने वास्ते उन्होंने कहता भी असी तेरी सजाए मौत तो तेरे तो पक्की है, लेकिन असी तेन फांसी नहीं देवांगे, असी तेरे उंगलियों से सप लड़ावांगे। उन्होंने दसता उनका जहन बन गया। उन्हें अखा से पट्टी बन दी, उन्हें हाथ पकड़ के तो 2 सुइयां मारी, सिर्फ सादा, वो भी स्टलाइज करके साफ। ठीक 2 मिनट बाद बंदे की मौत वाकई हुई। फिर उसका तजिया किया गया तो जहर से। इन्हें इंसानी जहन खुद जो है ये उस चीज़ को सुना लेंदा है। खौफ तो करा देना पैदा तो उन्हें अंदर खौफ पैदा हो जाएगा और वही चलता जाएगा, तुम कढ़ ही नहीं सकते जी। बिल्कुल जेडे बंदे ना मुलाजम टाइप होंगे वो मालक दे के जिन्ने मर्जी उच्चे हो जाए, मालक दे के जाके खफे चुक जाते। ये आदत की दवा दाखिल हो जाए तो इसके असरात को रोकना मुश्किल हो जाता है जी। हाँ जी ना, ये अपने कंट्रोल तो बाहर नहीं। अगर तेज़ी से दवा दाखिल की जाए तो साफ क्या पैदा हो सकती है। तेज़ी ना दवाई दिल पर भी असर करती, जाके धड़कन तेज़ हो जाती है, साफ चला जाना मरीज बेहोश भी हो सकता है। चिकनाई वाली अशिया इस तरीके से आम तौर पर दाखिल नहीं की जाती। नुकसान की चीज़ें 6 चीज़ों में बयान की थी।
ਮਰੀਜ਼ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਵਾ ਅਗਰ ਘੱਟ ਲਵੇ, ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦਵਾ ਅਗਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਕ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿਕਨਾਈ वगैरह ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ नहीं दे सकते। ये चीज़ें आमतौर पर 20 मिलीलीटर इंजेक्शन इस तरीक़ा से दिया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा मकदार देना मकसूद हो और ये कश्य शक्ल के ज़ेरे असर दी जाए तो इस तरीक़ा को इन्फ्यूजन या अफसूदा कहते हैं। ग्लूकोज ड्रिप इस तरीके से दी जाती है, यानी कश्य शक्ल। यानी कश्य शक्ल समझ लोगे थोड़ा बहुत? कश्य शक्ल उपरों थले ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। यानी ड्रिप ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਸ਼ੇ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਗਈ। ਇੰਨੀ 20 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਰਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫਲੂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਡ੍ਰਿਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਆਖਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡ੍ਰਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ 5% ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲੂਕੋਜ਼ 5% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹੋਗੇ। ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਡ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਰਿੰਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ 5% ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹੋ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਫਲੈਜਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ। यानी सारिया का नाम इनफिਊਜ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ यानी तेज़ी की कोशिश नहीं करनी चलाकी की भी असी दवा दो दस भी तो रिंगर हैगी थी, पढ़ लिया लेकिन रिंगर दसता थी, ये नहीं है वो इनफ्यूजन। हाँ, ये ख्याल रखना चलता। अगे जेरे जिल्द सब कुटीनियस लफ्ज़ गलत लिखा है, सब कुटीनियस होता है। ये इंजेक्शन जिल्द के नीचे पीली बाफ्तों में लगाया जाता है। इसके फ़वाइद और नुकसानात ये हैं। दवा का असर तेज़ होता है क्योंकि जल्दी जल्द हो जाता है, असर यकीनी होता है, आदमी के आमल से दवा ज़ाय होने का अंदेशा नहीं रहता। यानी एक तो दवाई ना जल्दी जल्द होती है, दूसरी ना जिन्नी दवाई अभी दाखिल करती हैं सारी की सारी लगेगी। पर अगर आप 500 mg अमाक्सल कैप्सूल दे रहे हैं मरीज को, वो मेरे ख्याल 375 mg बड़ी मुश्किल ना जाके खून शामिल होगा, 125 150 इन्ना ज़ाया हो जाता है। इंजैक्शन के जरिए जिन्नी दवाई दी पूरी की पूरी कार आमदा ये इन्ना फर्क होता है। किसी का मेदा ज़्यादा दवाई हजम कर लेंदा अच्छे तरीके, किसी का जो वो ज़ाया कर देता है मुख्तलिफ तरीके, किसी तेजाबी ज़्यादा बनती है, किसी के असास ज़्यादा बनता, वो इनका तरीका हो जाता है। जिल्द इंजैक्शन इंट्राडर्मल ये भी आप जो ना एलर्जी वगैरह चेक करने वास्ते कभी देखा सी पेंसिलिन की टेस्ट डोज दी हो, थोड़ा जिहा जिले के उत्ते इत्थे लाया है जी, तुसीं कदे लाया टेस्ट डोज? हाँ, टेस्ट डोज लाई है, उस तुसीं गोलदारा कर दोगे दा, फिर तुसीं कुछ देर देखोगे यार कि जिल सुरख तो नहीं हुई है, कोई खारिश तो नहीं शुरू होगी। अगर ऐसा मामला तो इंजैक्शन नहीं लग सकता, एलर्जी अगर लग सकता तो इंजैक्शन आराम ये जेरे जिल्द हैगी है तुहाडी जिहड़ी तुसीं वैक्सीन ला रहे हो, वो जिल्द के थले जी ना अपने ढीली बाफ्त है, इहदे थले हैगी है जिल्द के थले उहदे च लगेगी। ये जिहड़ी सबकुटीनियस लगेगा, ये जिल्द दे विच ही लगेगा उत्ते, ये टेस्ट डोज वास्ते है। अगे ना सर जी इतना पकड़ के उहदे थले देनी, एक जिल्द दे विच देनी जी। हाँ जी, ये इंट्राडर्मल है, बिल्कुल जिल्द दे विच लगेगा, जी उपर वाली जिल्द है ना ये ही लगेगा। हाँ जी, वो जी वैक्सीन है इस जिल्द दे थले लगती है। टेस्ट डोज जिल्द विच देनी है? हाँ, जिल्द दे विच देनी है, थले नहीं देनी, थले नहीं देनी। वो सबकुटीनियस होगी। हाँ जी, सबकुटीनियस यही है जिल्द दे विच जी। अगे फिर आ जाती पेट की झिल्ली इंजैक्शन लगता है, दिल के इंजैक्शन लगता है। ये सिर्फ तुसीं ना इन्हां अगे तारीख नहीं लिखनी। अगर सानूं तुहानूं उन्होंने पुछ भी लिया ना, लंबा सवाल पुछ भी लिया भी इंट्रा मस्कुलर या यानी इंजैक्शन के रूट पेरेंटल रूट पुछ लेगा तुहानूं
ਉਹ ਤੁਸੀਂ IM IB ਜਿਹੜੇ SC ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਕਲੀਨਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਾਡਰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਮਾਗ में इंजेक्शन, ये पति नहीं खराब होंगे पिछले आराम वक्त से लगता इंजैक्शन, तो फिर दिल की झिल्ली भी लगता, जिन्हें दिल फेल हो जाते ना उत्थे इंजैक्शन लाए जाते हैं, दौरान मगज इंजैक्शन लगता है, ये भी दिमाग से लगता है, शरेआन इंजैक्शन लगता है, तो फेफड़े की झिल्ली भी इंजैक्शन दिता जाता है उन्होंने फुलन वास्ते, जोड़ों भी इंजैक्शन लाए जाते हैं, ट्राई कार्ड वगैरह, चाइना कार्ड वगैरह, ये जोड़ों इंजैक्शन ला देंगे कई रीढ़ की हड्डियों भी लाते, रीढ़ की हड्डी इंजैक्शन लाने का मतलब अपना तजर्बा होंगे, उस तजर्बे से 10 तो 15 हज़ार रुपये लगेगा। एक टीका वही है ट्राई कार्ड जो आप लेंगे रहते हैं, वो इस टीके के पैसे 10 तो 15-20 हज़ार तक भी ला लेंगे, और कई प्रोफैसर ऐसे जो 50-50 हज़ार रुपये भी लगेंगे, उनका अपना तजर्बा होंगे वो ही लाते हैं ट्राई कार्ड। हाँ जी, इवें इन्होंने ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 40-50 बड़े औखे दिन बस उन्होंने तजर्बे दे सकते हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लग जाता है ना जोड़े तो लाना कोई मुश्किल नहीं लगता, थोड़ा जिहा देखो ला दो, गोडे च ला दो। ट्राईएमसिनोलोन जी दवाई है ना, ये स्टीराइड एक ऐसा है कि ये जिसम में जाके स्टोर हो जाती है, बाकी स्टोर नहीं होती, ये वक्ती काम करती हैं और ज़ाया हो जाती हैं। ट्राईएमसिनोलोन जाके ये जिसम स्टोर हो जाती है, वक्तन फवक्तन गाए बगाए जिथे जरूरत होती है ज़्यादा काम करती है। एक चीज़ अगे भी आएगी, तुम थोड़ा जिहा पहले दस देवां मैं कि आम सवाल पैदा हो जाता अगर असीं इस शोबे नाल ताल्लुक नहीं रखते या असीं स्टार्ट या देन च नहीं है कि पैर के अंगूठे च दर्द है, दवाई असीं इंजैक्शन के जरिए IM लगा रहे हैं इत्थे या मूँह के जरिए खा रहे हैं, उत्थे किवें पहुँचेगी? तुहाडे अंदर जिहड़ा ना प्रोटीन दीयां बड़ियां किस्मां, बड़ी किस्म की प्रोटीन है, इहदे विच एक कबूल कुनिंदा ते एक वसूल कुनिंदा दो हुंदे। एक तो वसूल कुनिंदा उत्थे पहुँच जाता ठीक, और जो जिथे दर्द होएगा ना कबूल कुनिंदा तो वसूल कुनिंदा दोनों उत्थे पहुँच जाते अपने आप। तुहाडा जो दर्द का एहसास होगा तो उत्थे पहुँचे होंगे, बैठे होंगे, दवाई इस्तेमाल कराती खून के जरिए प्रोटीन उन्होंने लैके जा रही है, जी पैगाम लैके जाने वाली या जी ट्रांसपोर्ट का काम करती कई प्रोटीन जाएगा उन्हें प्रोटीन जी ट्रांसपोर्ट का काम भी करती हैं, वो जी ट्रांसपोर्ट दवाई को लैके जाएगी उत्थे वसूल कुनिंदा जो वसूल करेगा जिन्नी चाहिए है, अगे कबूल कुनिंदा जिथे दर्द हो रहा उन्होंने कबूल करेगा, यानी ये तरीक़ेकार है। ये ध्यान से रखना है, ये भी एक सवाल आ जाएगा फिर बंदा पता हो दर्द किसी जगह पर हो रहा, दवाई कितने इस्तेमाल हुई है तो फायदा क्यों होगा, तो अंदर जिसमें यानी प्रोटीन लेके जाएगी उत्थे दवाई। प्रोटीन दी बड़ी किस्म है ना जी, कोई यानी कबूल कुनिंदा, कोई वसूल कुनिंदा, कोई ट्रांसपोर्ट हैगी है, हाँ जी, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, कोई एक तो दूजे नूं पैगाम देने वाली है, कोई जिन्ना DNA का कोड लैके जाती है जी। फर्ज कर लो ये भी आ जाए तो बंदा तेना मेरा टैक्नीकल सवाल है बड़ा, जिवें करोना की मरज चलती पई है जी, एक बंदे नूं करोना की मरज हो गई है, हुण जिसम नूं पता लग गया भी फलां जरासीम या फलां वायरस की तुहाडे पैदाइश हो गई है, उनका इलाज करना ठीक है। वो एक उन्होंने मशवरे वाला सेंटर एक बैठ गया जिसे प्रोटीन की कुछ चीज़ां होंदियां, वो उत्थों एक कोड बना के उस प्रोटीन नूं देगा कि ये जाके तुसीं अगे DNA नूं या RNA नूं उत्थे जाके उनके जरिए पहुँचाओ अगली प्रोटीन को, वो खोल नहीं सकता उन्होंने जिहड़ा वो कोड दिता ना, हाँ जी, वो ही प्रोटीन डी कोड करेगी उन्होंने जिहड़ी काम करती पई है, वो जाके उन्होंने डी कोड करेगी उन्होंने पैगाम मिलेगा जी फलां वायरस है वह जिसम से हमला है, इनके बारे वैक्सीन तैयार करनी है, इनके बारे जो इलाज वो मुताबिक एंटीबॉडीज़ तैयार करनी है जी, वो फिर एंटीबॉडीज़ तैयार करेगी, अगों बंदे दे विच कितनी पावर है ये वेखेगा, अगर बंदा ठीक है खून की कमी नहीं होर मामला तो नहीं पूरा फिट है एंटीबॉडी तो मुकम्मल है तो वो जल्दी तैयार कर लेगी, ठीक। अगर उसकी कमियां हुई तो वो देर नाल तैयार करेगी, वो देर नाल तैयार करेगी, उस वक्त तक बीमारी जी हैवी ना हो जाए या नुकसान ना कर जाए कोई, असी बैरूनी तौर पर देने ठीक बाहरों इलाज थैरापीटिक
ਜਿਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ Control। ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਤੀ, ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀਰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਰਮ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਪੀਡ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰਮ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ। ਫਰਾਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਕਈ ਸੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਸੀਰਮ ਅਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਈ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੋਇਆ ਖੁੱਲਦਾ। ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਬਚਤ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਜ਼ਰੀਆ ਜਿਲਦ, ਹੁਣ ਜਿਲਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਮਾਂ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਵਿੰਡੋ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਮ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਆ ਗਏ, ਤਿਲੇ ਛਿਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਲਿਨੇਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਲਦ ਯਾਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਦਰਦ अगर इससे भी कम दवाई कर देंगी आके इंदा तरीका इसलिए अद्विया को जिसम में दाखिल करने के लिए जिल्द पर लगाया जाता है। अद्वियात की मुख्तलिफ अश्काल इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, मसलन मरम, क्रीम, लोशन, स्प्रे वगैरह। आमतौर पर जरासीम कुछ और मुसक्कन अद्वियात इस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। मंदरजादार तरीके भी इसी जैल में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके में दवा जिस्म के मुख्तलिफ जोफ में डाली जाती है, मसलन आँख, नाक, कान, हल्क वगैरह। जब कोई दवा बहुत ही नफीस और खुश शक्ल में जिस्म के मुख्तलिफ जोफ में दाखिल की जाए जो बाफ्तों में फैल जाए तो ये तरीका इंसुलेटो ना इंदा हो रहा कोई गलत लिखा है, मेरे भी रेंज नहीं आ रहा। जिस्म के बाद ज़ख्मों पर दवा का छिड़काव किया जाता है ये मखसूस हालात की मदद से किया जाता है। ये तरीका एरीगेशन और डाउचिंग कहलाता है। कुछ अद्वियात तेल के असास में हल करके जिस्म के मुख्तलिफ जोफ में इस्तेमाल की जाती हैं, मसलन मिकत के जरिए पट्टी से और रहम के लिए बोजीज वगैरह। यानी इंजेक्शन और ओरल रूट तो अलावा अक्का नक के कतरे जिसम से मालिश की दवाई मिकत वगैरह जरिए या औरतों ने सारा भी बत्तियाँ वगैरह होंगी श्याप कह देंगे गिलास सपोजरी आप कह देंगे ये चीज़ होंगी ये इन्होंने मुख्तलिफ तरीके का अगे आ गई गिशा वाली जल्द गिरा हाँ ये दरिया जल्द में आ गई। यानी एक तरीका तो हो गया ना मुँह के जरिए पक्का दर्द हो जाके खत्म हो गया मेरे ये है कि मकामी काम करना है, मकामी नक पाइए कंधे पाइए
ਜਾਂ ਮਸਾਲੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਅਸਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਸ਼ਿਆਫ ਹੈ ਮੁਕਾਮੀ ਅਸਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮਾਤੀ ਅਸਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਅਸਰ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਲ। ਮੁਕਾਮੀ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਤੀ ਅਸਰ ਇਹ ਦੋ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮੁਕਾਮੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਅੱਖ ਭਾਈ ਅੱਖ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮਾਤੀ ਅਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਈ, ਉਹ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਗਈ, ਹਜ਼ਮ ਹੋਈ, ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਜ਼ਾਮਾਤੀ ਅਸਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਸਰ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਜਿਲਦ के रास्ते, विशा कहते हैं जिथे पानी होवे, गिली जगह है, वो साड़ा नक हो गया, मूँह हो गया या मिकद हो गया, ये जगह च पानी होंदा है, गिली जगह होंदी है, इनू विशा वाली कहा जाता है। फेफड़े आगे दे विच ये सारी चीज़ें होंगी विशा वाली। इनके अदविया को जज़ब करने के लिए कि इस तरीके में मंदरजा ज़ैल रूट शामिल होते हैं, ज़ुबान के नीचे सब लैंग्वेज बाद सूरतों में पूरी ज़ुबान के नीचे रखते हैं, और दवा के निजात का अमल मुंह में मौजूद तहन के ज़रिए अमल में आता है। मसलन जाना तक इन्हें दिल के मरीज़ों वास्ते के इलाज में नाइट्रोक्लास लेना, जिन्होंने एंटीसिड करने अपन की पूरी ज़ुबान के नीचे रखी जाती है। लख लखा इनहेलेशन सांस जरिए ली जाती है। सांस की नालियों की विशा के ज़रिए बहुत सी ऐसी अद्वियात जो सांस के ज़रिए ली जाती हैं, वो फ़ौरन खून में जज़ब होकर मतलूबा जगह पर असर दिखाती हैं। मसलन मुख्तलिफ बंद नाक खोलने और नज़रा ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेहोशी की कैफियत में भी अद्वियात इस तरीके से दी जाती हैं, और ऑपरेशन के लिए तो बाद बेहोशी के लिए ये तरीका इख्तियार किया जाता है। यानी ये इंदे तरीके का सांस मरीजों आप इन्हें लड़ देने एक फौरी असर कर दिया जाते, बाकी किसी भी दवाई ना हो या ऑपरेशन की हालत से बाद क्लोरोफिल जो नहीं क्लोरोफिल नहीं क्लोरोफार्म वो भी इसे काम से आ जाता। मरीजों ने कई रुमाल लाया, संगा के लुट के लै गए, वो चीज़ा भी ये आ जाती हैं। अगे बायरेक्टर मिकद के लिए दवा को मुकामी असर के लिए मिकद के रास्ते इस्तेमाल किया जाता है। मुकामी असर के लिए जी मिकद के रास्ते इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कब्ज़ की सूरत में अनीमा दिया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ शयाफ इस्तेमाल ग्लासिंग स्पोर्ट्स जिनका दे वो हो जाती हैं। ए बाब मुकम्मल हो गया। अगे दवा के इंतज़ाम से क्या मुराद है? दवा के इंतज़ाम पर असरअंदाज होने वाले अवामल पर नोट लिखिए। एक जगह मैं तुम्हें छोटी छोटी मिसाल दे देना ना, ये उस सवाल तो मौजूद नहीं होंगी, लेकिन ये ताल्लुक बड़ा सारा हाँ ये तुहानू काम देनियाँ जो MCQ कर रहे होंगे ना, उससे तुहाडा वो ज़हन जाएगा ऑटोमैटिकली भी उन्हें जो सवाल लिखे तो 3-4 लिखी हैं, फिर तुम इस पास ज़हन लियाओगे यार असीं आह गल सुन लो, उदों फौरन ज़हन च आ जाएगी, तुसीं उहदा सही जवाब दे सकोगे। ये इहदा वो फायदा बड़ा सारा है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें दवा उस मकाम से जहाँ से इसे इस्तेमाल किया गया हो वहाँ से खून में शामिल हो जाए। बहुत से ऐसे अवामल हैं जो अद्वियात के जज़ब होने पर असरअंदाज होते हैं। इनकी तफसील दर्ज ज़हर में दर्ज दी गई है। यानी इंसान के अंदर जज़ब होने जिहड़ियां चीज़ां दी रुकावटां आंदियां ना वो उन्होंने कीतियां भी दवा की हल पजीरी की है, इंतज़ाब किवें होंदा है, इखराज किवें होंदा, ये सारा जो उन्होंने तफसील की है। दवा दाखिल करने का तरीका, किसी भी दवा को जिसमें दाखिल करने के लिए मुख्तलिफ इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन इंजेक्शन के ज़रिए दवा का जज़ब इंतज़ाब फौरी होता है बमुकाबला IM इंजेक्शन के, ठीक है। इन्होंने तरतीब कुछ इस तरह की IV इंजेक्शन फौरी असर करता है। दूसरा तरीका इनहेलेशन, IV तो बाद इनहेलेशन का, तीसरा IM, चौथा पेट की झिल्ली, पंजवां ज़बान के थले सब लैंग्वेज लिखी जाती है। मुँह के ज़रिए मसलन गोलियाँ शर्बत कैप्सूल, यानी आखिरी तरीका मुँह के ज़रिए। सब तो पहला तरीका IV है, दूसरा इनहेलर है। आगे लिखता है फिज़िकल स्टेट, तबई हालत, अद्वियात मुख्तलिफ तबई हालतों में हो सकती है। मसलन ठोस, माए और गैस के मुकाबले में तेज़ी से जज़ब होती है, और माए ठोस के मुकाबले में तेज़ी से जज़ब होती है। हाँ, यानी गैस जी है ना
वो माए के मुकाबले जल्दी होंगी है, ठोस के मुकाबले माए जल्दी अगे हजम होंगी है या जज्ब होंगी है। ये तीन ही हालत है ना मादे दी, ठोस माए गैस। सब तो पहले नंबर पर गैस है, दूसरे नंबर पर माए, तीसरे नंबर पर ठोस। यानी ये चीज़ हम रेंज भी रखना है। आप तो बंदा थोड़ा जिहा बना लेंदा यार भी गैस जी ना तो हौली जाके आप दाखिल हो जाती है। उस तो बाद फिर जी लिक्विड चीज़ां आ गई वो हो गया, फिर उस तो बाद ठोस जी गोलियां वगैरह ये जाके समझी, यानी शरबत गोली नालों पहले असर कर जाता है। ये साफ नहीं हल पूरी मुँह के ज़रिए दी जाने वाली अद्वियात आमतौर पर विशा मेम्ब्रेन और मैदा से जज्ब होती है। अगर ये अद्वियात पानी में हल पजीर हैं, हूँ वो चीज़ां आ गई थोड़ी हैं, अगर ये अद्वियात पानी में हल पजीर हैं तो इन मकामात से मुकम्मल तौर पर जज्ब हो जाती है। महलूल की शक्ल में दी जाने वाली अद्वियात मसलन शरबत ठोस यानी गोलियों के मुकाबले में तेज़ी से जज्ब होती है। अद्वियात जिन मकामात से दाखिल की जाती है वहाँ की मकामी कैफियत आखिरी पर असरअंदाज होती है, जिसके नतीजे में इसके जज्ब होने की शरह मुतासर होती है। उन्होंने वो चीज़ दसती ना भी यानी शरबत वगैरह गोलियां की निस्बत पहले असर हो जाते, महलूल वगैरह ना वो जल्दी जज्ब हो जाते हैं। फिर इन्होंने दवाइयां के इस्तेमाल इनके जज्ब होने कई चीज़ां जी ना वो है अपना हायल होने वाली रुकावट। दवा जज्ब होने की सतह यानी जिथे दवाई जज्ब करनी थी अगर उनकी सतह कितनी है, खुली सतह जी ना वो कितनी है वो वेखना पेगा। हुण मैदे दे विच ना अपने फेफड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गुंजाइश बहुत सारी है, बज़ाहर तो छोटे जी है लेकिन उन्हें अगे छोटे छोटे पार्ट्स है लैदर का, अगे खून के गुच्छे है। जिस तरह तुम अंगूर का गुच्छा नहीं देखते पे, ये फेफड़े के आखिरी हिस्से जाके जी खून दी नालियां ना वो अंगूर के विच आप अंगुलियां का सारा कर लिया, इस तरह के गुच्छे होंगे अगे, यानी इवें लगता तुम जिवें खून निकलने वाला विचों लेकिन निकलता नहीं होंदा, लेकिन उस लै लैंदा उत्थों वापस जी साड़ी हवा ताज़ा जाती है ना ये उत्थों ताज़ा करती है और सड़के वापस साफ कर दी है। ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ये यानी हवा या जड़ी चीज़ सी भेजी है दवाई हवा की भेजी गया जरिए उन्हें जाके उनके वास्ते एरिया बड़ा खुला है, बज़ाहर तो एक नाल ही इतों लेकिन अगे जाके फेफड़े बहुत खलार है, बहुत ज़्यादा खलार है, उनके अगे जाके जगह ज़्यादा मिल गई, सरफेस एरिया आ गया, उत्ते जल्दी जज्ब हो गई। इवें आई भी जड़ा है वो लगाते जाओगे असीं तो खून के पूरे सिस्टम चो घूम जाती है। दिल अपना स्पीड में काम करता पाया उनके गई फौरन उन्होंने तकसीम करके पूरे वो स्पीड में जाती है। दवा जज्ब होने की सतह, दवा के जज्ब होने की शरह का इन्हिसार इस बात पर भी है कि वो मकाम जहाँ से दवा का इंतज़ाम होना है इसकी सतह ज़्यादा है या कम। जितनी सतह ज़्यादा होगी इंतज़ाम ज़्यादा होगा। मसलन फेफड़ों में दवा के जज्ब होने के लिए ज़्यादा रकबा मैसर है, लिहाजा गैस की शक्ल में दी जाने वाली अद्वियात पर ही असर दिखाती हैं। दवा का इर्तिकाल यानी तेज़ महलूल कमज़ोर महलूल के मुकाबले में तेज़ी से जज्ब होते हैं। हूँ एक चीज़ देखो भी जिमें अपना पैप्सी की बोतल ला लो, ये तेज़ होंगी थोड़ी पानी की निस्बत, ये जाके जल्दी जज्ब होती है पानी की निस्बत। या आम शरबत से जिन्हें भी रूह अफ़ज़ा पीता, रूह अफ़ज़ा के मुकाबले जी है स्प्राइट या कोक है या पैप्सी ये जल्दी जाके जज्ब होएगी उस शरबत की निस्बत। यानी ये होंगे ना तेज़ महलूल जड़े ना वो जल्दी जज्ब होंगे कमज़ोर महलूल की जगह। अच्छा दौरान खून के मुकामी कैफियत, जिस मुकाम से दवा का इंतज़ाम होना है वहाँ अगर दौरान खून ज़्यादा है तो दवा तेज़ी से जज्ब होती है। इसी तरह मुकामी जगह पर अगर हरारत पहुँचाई जाए तो इस ऐसी दवा जो रगों को फैलाती हैं जल्दी जज्ब हो जाती है। दौरान खून भी ज़्यादा फेफड़ियाँ चाहिए हर जगह ना, जिन्ना फेफड़ियां खून ज़्यादा है ना
ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਈਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਦੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਜ਼ਲ ਮਾਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਜਾਂ ਸਟਾਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਕਈ ਦਾ ਆਟਾ ਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਜਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਆਟਾ, ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਟ ਚੜਿਆ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੂੰਦ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਟੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੂੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਮਿਹਦਾ ਹੁਣ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੀਨੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਟਾ ਜਾਂ ਸਟਾਰਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਟੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੂੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਗੀ, ਆਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਦਵਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। जिस्म की ज़रूरत, नीड ऑफ द बॉडी। अगर हाँ जिस्म में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो जल्दी कैच करेगा। फर्ज कर लो खुराक की कमी है जिस्म तुसी उन्होंने कुछ चीज़ ऐसी दिने खुराक वाली, वो जल्दी जज्ब हो जाएगा उससे। अगर वो पहले ही ठीक है तुसी उन्हें दिती जाओगे, नहीं उन्हें कबूल करना, वो खुल ही जाएगा, अगे पीछे करेगा। उन्हें ज़रूरत नहीं ना है, जिन्हों ज़रूरत होगी वो लगेगा उसमें। अगर जिस्म को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इसके जज्ब होने की शरह तेज़ हो जाती है। मसलन खून की कमी के मरीज़ों में निज़ाम हाज़मा से आयरन की मामूली मकदार भी जज्ब हो जाती है, जबकि आम हालात में ये जज्ब नहीं होता। आयन की कैफियत, इंतज़ाम के मकाम पर बाद अद्वियात के आयन तेज़ी से जज्ब होते हैं और कुछ अद्वियात आयन कदर कम तेज़ी से, मसलन सोडियम और पोटाशियम के मुस्बत आयन तेज़ी से जज्ब होते हैं। और कैल्शियम के जिस्म में होने की जज्ब होने की शरह कम है। कैल्शियम हमेशा जज्ब घट होगी, देर ना होती है। कैल्शियम जज्ब होगी विटामिन डी की मौजूदगी से। विटामिन डी की अगर थोड़ी कमी नहीं हैगी तो कैल्शियम जज्ब होएगा, उन्होंने मदद होती है। अगर विटामिन डी की कमी तो कैल्शियम जज्ब नहीं होगी, उन्हें ज़्यादा होगी। तो जेडे ना पोटाशियम तो सोडियम इनू जल्दी जज्ब होते जिसम ये मुस्बत आयन है सारे, ये जल्दी जज्ब हो जाते हैं। मनफी आयन घट जज्ब होंगे थोड़े जे, कैल्शियम वगैरह जिन्हें मनफी आयन आ जाएंगे। श्रेष्ठी असर, गूंद तेल क्योलन चूँकि इंजज़ाब करने वाली सतह को कम कर देते हैं, इसलिए ये इंजज़ाब के अमल पर असरअंदाज होते हैं। यानी गूंद तेल क्योलन इन्हां दा इंजज़ाब की सतह को घटा देंदे है, कम कर देंदे है। ये जाके जल्दी जज्ब होंगे। गूंद भी जल्दी जज्ब नहीं होती, तेल भी जल्दी जज्ब नहीं होंगे, तो क्योलन वगैरह भी जल्दी जज्ब नहीं होंगे। क्यूलन की चीज़ है, देखिए क्यूलन पैक्टन वो नहीं है, वो चीज़ है, वो पोल्टस वो चीज़ है। क्यूलन पैक्टन पेज सारे शब्द एक मिट्टी है जड़ी आप कुछ नहीं करती जाके ये इस्तेमाल करो। आज जो पेज सारे मरीज ने मोशन लगे होंगे हैं, इन्हें जरासीम कोई चीज़ नहीं मारती जाके, उन्होंने ये मिट्टी जी इस्तेमाल कर जाती, ये जाके उस जरासीम को जज़ब कर लेंगे, काबू कर जाती, लत्तां फड़ लेंगी, वो काम करने जो करें बीमारी ठीक होती है और कोई काम नहीं था। अगे भी इन्होंने बारे तफसील आएगी। यानी ये सिर्फ जाके उन्होंने जज़ब कर लेंदी है, बीमारी का हल हो जाता है। और बजाते खुद किसी बीमारी वास्ते नहीं, ये उस जरासीम को काबू करने वास्ते दी जाती है। एटापरजाइट जी है एंटाक्सिस ये भी इनका यही काम तकरीबन। अदविया के मालिक की ओर पानी में हल होकर खुली की दीवारों में मौजूद सुराख के ज़रिए या नफूज के ज़रिए हरकत करते हैं। इसे इनफाली नफूज, पैसिव डिफ्यूजन भी कहा जाता है, या निथारने के ज़रिए हरकत करते हैं।
आगे सवाल आ गया, इन अवामल के नाम लिखें जो अद्वियात की तासीर पर असरअंदाज होते हैं। भी ये जी इहदी दवाई ने असर करना ना जाके उस असर करने के ਜਿਹੜੇ असरअंदाज होंगे यानी उनके जज्ब होने रोकते हैं उन्होंने अद्वियात की मिकदारी खुराक या तासीर पर असरअंदाज होने वाले अवामल दर्जा हैं। दाखिले का जरिया दवा को मुख्तलिफ जरियों से जिसम में दाखिल किया जाता है। मसलन एक मुख्तलिफ दवा धोने की शक्ल में मुँह के लिए इस्तेमाल की जाती है और वही दवा इंजेक्शन की शक्ल में भी IV या IM तरीके से दी जाती है। पहली सूरत में दवा को जज्ब होने में मतलूबा जगह तक पहुँचने में वक्त लगता है, इसलिए दवा का असर देर से होता है। यानी निज़ामाती असर के जरिए जाती है, उन्हें आपका सारा प्रोसेस तय करके तो फिर जाके उन्हें असर करना। और वही अगर असी IV लावांगे तो जल्दी हो जाएगा, IM लवांगे थोड़ा देर ना होएगा, लेकिन मुँह वाली नालों IM नालों IV जल्दी। यानी ये इनका तरीका है। असरअंदाज यही चीज़ होनी है ना, अगर मुँह के जरिए देता तो उन्हें देर ना काम करना, उससे उन्हें चलाया आया रुकावट कई चेक पोस्ट हैं वो सारियाँ अबूर करके जाके तो फिर काम करेगी आपका। ये असरअंदाज इनका तरीका है। अच्छा, और इंजेक्शन की शक्ल में दी गई दवा फ़ौरन खून में शामिल होकर मतलूबा जगह पहुंचती है और असर फौरी होता है। बाज़ औक़ात एक ही दवा मुख्तलिफ ज़रियों से खून में शामिल की जाए तो मुख्तलिफ असरातदार होते हैं। दरवाज़ा तो नहीं खुला, सुनी होना है, चेक कर ली जरा, हवा गर्म आ जाती किस किस बड़े पता ठीक है बंद नहीं, किसी की थोड़ा चौंका थोड़ा गर्म का आ जाता है। मगर कोई दुआ असर करने का तरीक़ेकार दस देता है कि बाद औक़ात एक ही दवा मुख्तलिफ ज़रियों से खून में शामिल की जाए तो मुख्तलिफ असरात ज़ाहिर होते हैं। मसलन बिस्मत सब कार्बोनेट मुँह के ज़रिए दिया तो निज़ाम हाज़मा में मुकामी असर रखता है। ये इनकी है शक्ल मीठे सोडे की नस्ल है, असासी ऐसी दरख्त है। बिस्मत सब कार्बोनेट अगर मुँह के जरिए तो हाजमा ठीक करती है, जब इंजेक्शन के जरिए दिए तो सुजाक के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। दो तरह का हो गया ना तरीके करेंगे, अगर इन्हें मुँह के जरिए तो जाके हाजमा ठीक करेगी और इन्हें कुछ नहीं करना, मकामी असर करेगी। जे इन्हों इंजेक्शन के जरिए दिता तो सुजाक के मर्द वास्ते बेहतरीन है यही दवाई। मिकदारी खुराक दवा की मिकदारी खुराक में भी दवा की तासीर पर मुख्तलिफ तरीक़ों से असरअंदाज होती है। मरीज़ की उम्र और हालत के मुताबिक दवा की मिकदारी खुराक मसलन मुनासिब होना ज़रूरी है। अगर ये कम होगी तो मतलूबा असरात हासिल नहीं होंगे और ज़्यादा होने की सूरत में जहरीले असरात का सबब बन सकती है। इन फर्ज कर लो कि किसी सकून और दवाइयाँ पिछे पढ़ के आए थे या कई नहीं पढ़ाया थी, अफ्यून के निकलना सकून आवर आ गई। ये अगर तुम थोड़ी जी घट देती ना डोज तो इन्हें असर नहीं करना, जे थोड़ी ज़्यादा दे बैठे तो नुकसान भी दे सकती, होना भी मार देती है। ओवरडोज होगी बंदे तो कर लेंदी है, कम देती उन्हें असर नहीं करना, ज़ाया होगी। इसकी मुनासिब मिकदार देनी पड़ेगी जाके, फिर जाके इन्हें काम करना। बाद का तो साढ़े वेली प्रैक्टिस करते ना मैडिकल स्टोर के करते हैं, अस्पताल इस पास ही फायदा होना चाहिए कि साढ़े अपने स्टोर के शरीर जनो उम्र की चंगी बुरी बंदा कातल उनका तकरीबन 4.5 मन वजन तो 0.2 वाली जरूरत होना। कई बार आख्या भी मैं जो पढ़िया ना मेरे लिंद मुताबिक गलत हो गया, हूँ खरे ही होना उन्हें भी पैदा रह गए, बीमारी भी तो कंट्रोल नहीं, मजीद बढ़ेगी दूसरे तरह की शिकायत करेगा। उनकी उम्र के मुताबिक वजन के मुताबिक डोज जी फिर जाके उन्हें फायदा होगा। ये इतने भी असी इन्ना कर रहे हैं। बाद कदम जी फर्ज करो रैथ्रोसिन है, ये हर 6 घंटे की डोज और बड़े बंदे को कम से कम 5 mg हर 6 घंटे बाद दी जाए। असी समझ एड्डी वड्डी गोली गर्म है तो ये करती कुछ भी नहीं करती, वो उन्होंने इस्तेमाल की बेहतरीन इलाज करती है। मेरा ख्याल है जिसम की किसी बीमारी वास्ते रैथ्रोसिन का इलाज कर दो, थोड़े फैंसियाँ फर्ज करो, जरूरी नहीं आप गले वास्ते देने, थोड़े फैंसियाँ इस्तेमाल करा दो, मैदे का कोई मसला हो इस्तेमाल करा दो, अंतड़ियाँ को मसला हो इस्तेमाल करा दो, सी रैथ्रोसिन का इस्तेमाल कराओ, हर 6 घंटे बाद उन्होंने डोज दो कि बंदा 30 दिन फिट ना हो तो गल असी उन्होंने 250 mg सुबह शाम कर देंगे।
कोई खाते ही कोई खाया होगा। अच्छा, बाद एक दवा की मुख्तलिफ मकदारी खुराक डोज मुख्तलिफ असरादार करके मतलब मार्किंग मकदार में मसनूई खुशी का सबब बनती है। ज़्यादा मकदार दाफ़े दर्द और बहुत ज़्यादा मकदार बेहोशी और निज़ामी तनफ़ुस रुक जाने से मौत का सबब बनती है। मार्किंग से नशा होना, अगर इन्हें थोड़ी डोज दी है एवं मसनूई खुशी का बायस बनेगी। थोड़ी ज़्यादा देती तो दर्द खत्म कर दी है, उस तो ज़्यादा देती तो सांस आमल रोक के रगड़ा भी कर दी है। दवा की मकदारी खुराक डोज का तयन उम्र के हिसाब से किया जाता है। बच्चों की खुराक डोज का तयन मंदरजा ज़ैल फार्मूले की मदद से किया जाता है। अगे 3 फार्मूले हैं ये आ सकते हैं, इन्हों का ख्याल रखना। ये यंग का फार्मूला, क्लार्क का फार्मूला तो डलिंग का फार्मूला, ये 3 फार्मूले है। चीज़ उमें आके बन जाती है। इन्होंने आपके तरीके लिखी है। बच्चे की उम्र, ज़रब बालग फर्द की मकदारी खुराक, बच्चे अगे बटा आ जाता बच्चे की उम्र जमा 12। अभी क्लार्क के फार्मूले से बच्चे का वज़न पाउंड में जमा बालग फर्द की खुराक बटा 150। डलिंग का फार्मूला बच्चे की उम्र सालों में ज़रब बालग फर्द की मकदार खुराक बटा 20। तुम एवं ही लिख दोगे ना तो काफ़ी है। मैं पढ़ने वास्ते ये याद कर लो, यंग का फार्मूला, क्लार्क का फार्मूला, डलिंग का फार्मूला। तिना जो तुम बच्चे दी मूँह में खुराक तुम लिखनी है, तिना जोड़ा याद है वो सारे ही आ जाएगा। जरूरी नहीं तो तिने लिखने हैं। सवाल तौर पर उन्होंने पूछा ना बच्चे की खुराक ताइयों के मैं करा तो एक फार्मूला, लेकिन वो ना लिखोगे ना भी यंग का फार्मूला लिखा सी या क्लार्क का लिखा या डलिंग का लिखा, ये जरूर तुम्हें मैंशन करना पेगा उत्ते कि असी किहड़े फार्मूले तहत लिखते हैं। अगे जिनस के मुताबिक की इनके असरात करो। अद्वियात की मकदारी खुराक बाद वक़्त मर्दों और औरतों में मुख्तलिफ असरात पैदा करती हैं। सवाल देगा सर, क्या पूछेगा ना क्या फार्मूला का फार्मूला ये नहीं पूछेगा, वो तो पूछेगा भी या तो कह देगा भी यंग का फार्मूला लिखी, ठीक है, तो वो लिख दोगे, क्लार्क का लिखो या डलिंग का लिखो। एक तरीका दूसरा सवाल ये करेगा भी बच्चे की मूँह में खुराक कितनी दी जाएगी, तो उन्हें जो कोई एक लिख दो तिना जो, लेकिन नाल तुम थोड़ा जहा अगर कर दो ना तो पर एक करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर तुम याद रह जाए तो बेहतर है, नहीं तो इन्ना भी लिख दो थोड़ा सवाल ही हो। यानी तिना का अगर कोई फार्मूला डोज उन्नी बननी, डोज उन्नी बननी करना बनया ना, जी डोज उन्नी बननी। हूँ फर्ज कर लो भी बालग फर्द में आप सेफ्ट्रैक्सोन 12 ग्राम लाने, हाँ जी ठीक हो गया। हूँ तुम बच्चे की उम्र ज़रब यानी 3 साल का बच्चा 3 ज़रब 1000 3000 हो गया। हाँ जी अच्छा, अगे थले बच्चे की उम्र जमा 12, 3 तो जमा 15 हो गया। 15 ज़रब तुम कर दो 15 तकसीम 3000 तकसीम 15 कर दो, जी हाँ वो जो जवाब है बच्चे की डोज बन जी इवें इंदा है। बच्चे का वजन पाउंड च हाँ जी जमा बालग फर्द की खुराक तो बटा 150, ठीक इनू तुम करोगे तो भी उन्नी आ जाएगी। ठीक बच्चे की उम्र साल ज़रब बालग फर्द की मकदारी खुराक सब तो सुखा है बटा 20। डलिंग का फार्मूला ये आसान है। इंदा आसान है। वैसे डॉक्टर जोड़े ना 3 साल के बच्चे में 5 mg सेफ्ट्रैक्सोन ला देंगे, ला देंगे, लेकिन 6 महीने वाले ओवरडोज हो जाए थोड़ा जहा ला देंगे, उसको करनी चाहिए। अब पाकिस्तानी बच्चे भी तो पूरे घट कोई नहीं गए, क्योंकि जी मैडिकल की किताबें पढ़ाई ना यूरोप के बच्चे 5 साल तक एंटीबायोटिक मिलते मना। पाकिस्तान च कानून है ऑक्सीटोसिन किसी औरत को ना लाया जाए, लेकिन सब तो ज़्यादा इस्तेमाल अगे तो सेंटोसिन होंगे सी, वो थोड़ा महंगा सी तो हिसाब ने इस्तेमाल करते हूँ ऑक्सीटोसिन आई जाता थोड़ा तड़
समझ आ रही गल दी? जी बिल्कुल आ रही है। टाइम क्यों हो गया? 11 हमने ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ? ਪੈਕਟ 5 ਸੈਟ हो गया स्टिल बर्तन। स्टील ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ स्टील ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਰੋਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਡੈਂਸਰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਵਸੂਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦਾ? हाँ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ स्टिल बर्तन। ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है, ਇਹ ਉੱਪਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੈ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਲਾ ਮਕਤਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਲੈਂਪਲੈਸ ਜਿਹੜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਲਾ ਦਾ ਮਕਤਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਮਕਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨ ਕਰਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਮਕਤਰ ਹੈ। ਤਕ ਅਮਲੇ ਤਕਦੀਰ ਸਾਰਾ ਹੈ। 4 ਪੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਿਰਫ ਸਟਿਲ ਬਰਤਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਏ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਏ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲਾ 4 ਹੋ ਮਾਏ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸ ਚਾਰ ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਲਟੀ ਇਹ ਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਕਸ਼ਾ। ਦੋ ਡੱਬੇ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਾ ਅਗਰ ਅਮਲੇ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਡੀ ਲਿਖੋ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਠੰਡਾ। ਆਹੋ ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਗੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਪ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਏ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਠੰਡੇ ਨੇ। 2 ਡੱਬੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਪ ਦੇ ਭਾਪ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਮੀ ਉਹ ਹਵਾ ਚ ਨਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਨਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੁਖਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੁੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਨਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਮੀ ਹੈ। 70-75% ਨਮੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 25% ਸਿਰਫ ਹਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਾਸ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਟਕਰਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਬੁਖਾਰਾ ਤੋਂ ਮਾਏ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮਾਏ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹਵਾ 'ਚੋਂ। ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਨਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਉਦੋਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਨਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਵਾ 'ਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਵਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਹਬਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਵਾ 'ਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਬਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਮੀ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਹਬਸ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਏਸੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ खिंच के जा रहा है पीछे तो बाहर करता है ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਗੈਸ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ वही आंदा वही आंदा। लेकिन ये नवी चीज ਇਹ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹੀ ਗਲਾਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹ बिल्कुल ਉਹਦੇ ਸਰ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਅਮਰੇ ਤਕਤੀਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਕਤੀਰ ਬਰਤਨ ਸਟਿਲ ਨੂੰ ਆਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਗਈ ਲੈਂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੋਵ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਏ ਮਿਕਸਚਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਏ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਕ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਸਲਸਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਲਦਾ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇਲ ਉੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਲਕੋਹਲ ਚੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਚਿਕਨਾਈ ਚੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਚੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੁੱਕ 'ਚ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ 9 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰਾ ਹੈ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਨਾਸਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਉੱਥੇ 9 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਾਏ ਮਿਕਸਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਏ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਬਰਤਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ 100 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਜੀ ਨੁਕਤਾ ਉਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 100 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਦੀ ਕਸਾਫਤ 1 ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹਦੀ ਕਸਾਫਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਤਾ ਉਬਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ 60-70 ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਤਾ ਉਬਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਪ ਪੜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਦਰਜਾ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ 70 ਤੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 70 ਤੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਪ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਪ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਭਾਪ ਮਾਏ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਸ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਰਦੂ ਬਣਾਓ इमेल है तो सवाल ज़्यादा पूरा होगा किसी माए को माए मिक्सर से निकालने के लिए माए मिक्सर को तकतीर बर्तन में डालें उसके नीचे हरारत दें जो उसका नुक्ता उबाल है उसके मुताबिक दवा बुखारात बनकर उड़ेगी बुखारात की शक्ल में कंडेंसर में जाएगी वहाँ से ठंडा होकर माए शक्ल में हो जाएगी और तकतीर बर्तन में जो माए मक्तर है उसमें आ जाएगी आले तकसीफ कह लो तकसीफ हो के जी दवाई थोड़ी ये आ गई यही सवाल है बस कोई लंबा चौड़ा नहीं था पहली कौन जाना दूसरी जाना ये दूसरी तो सारा पढ़ाओ ही दूसरी ये सवाल दूसरी पहली किताब दी है तो क्यों कहते थे कि समझ नहीं चाहिए कहाँ दोबारा अच्छा हाँ एक चीज़ दूसरी चीज़ ये देख लो कि ये जी ना दवाई जी अल्कोहल से तैयार हुई है हम तो पीछे पढ़ चुके हो अल्कोहल से तैयार हुई है दवाई वो एलिक्जर है ये आएगा सवाल पूछे भी एलिक्जर की चीज़ है जी दवाई अल्कोहल से हल होती है अल्कोहल से तैयार हुई है वो अगे जो बन के आई है ना तो एलिक्जर है जोड़ा शरबत जिन्हें ना आएगा वो पानी वाला है समझाई गल दी हाँ सलोशन हो चीज़ है वो प्रैक्टिकल का सवाल है अगे आ जाता लेकिन शरबत जिथे ना आएगा ना वो होएगा सस्पेंशन उन्होंने कहते हैं भी जी दवाई किसी के हल ना हो तो ना हल पजीर माए या मादा कह लो भी दो ना हल पजीर चीज़ों के मिक्सचर में भी नहीं सस्पेंशन इवें नहीं बनेगा
ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦਵਾਈ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਓਗੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ ਤੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਮਚੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਚਮਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਲਸੀਫਾਈਂਗ ਏਜੰਟ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਅੱਲਕੀ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਲੀਕੀ ਏਜੰਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਗੂੰਦ ਪਾਓਗੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਅੱਲਕ ਰੱਖੇਗੀ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਾੜਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਨਾਲ ਚਮਚ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਦਮੀ ਤਾਵੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 400 रुपये गरीब भी ना 900 पी के दिन से है ना। ਟਰਪੇਨ ਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਟਰਪੇਨ ਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਸ਼ਰਬਤ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ 120 ml। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਿਹਨੇ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਰਪੇਨ ਹਾਈਡਰੇਟ 'ਚ 120 ml ਸਾਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਟਰਪੇਨ ਹਾਈਡਰੇਟ ਅਸਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੱਲ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੇਨ ਆਪਣਾ ਲੜਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਸ਼ਰਬਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਪੇਨ ਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਕੋਹਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਅਲਕੋਹਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਦਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਧਾ ਸ਼ਰਬਤ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲਿਆ, ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਸ਼ਰਬਤ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦੋਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾएं। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਲੇਬਲ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਬਸ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਿਸ ਮੰਨੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ, ਆਖਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਜ਼ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲੂਬਾ ਨਤਾਇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ भी दवाई का असर की है। अद्वियात की मकदारी खुराक बाद औकात मर्दों और औरतों में मुख्तलिफ असरात पैदा करती है। बंदे या औरत से भी फ़र्क है। मसलन मार्फिन मर्दों में गलूदगी पैदा करती है, लेकिन ये खुराक औरतों में बेहिसी के बाद तहरीक पैदा करती है, औरतों को दूसरी साइड पर ले जाती है। समझिए किसी गल को। इसी तरह मखसूस हालात में दवा की खुराक औरतों में बहुत एहतियात से इस्तेमाल करवाई जाती है, जैसे हमल के दौरान ऐसी अद्वियात नहीं दी जाती जो रहम में तहरीक पैदा करें। नहीं ये तुसीं बखूबी समझ होंगे इस गल में। ये इत्थे आके मारफीन वाली दवाई जी ना मैं अपने नुस्खे च पैनाडोल एक्सट्रा नहीं देता कैफीन, लेकिन बंदे को किसी हद तक दी जा सकती है। बंदे च एक गलूदगी पैदा करेगी, उन्होंने नहीं देगी, औरतों ये साफ चलाएगी, नहीं तहरीक पैदा करती है, और मर्द की तलाश करना शुरू कर देती है। बच्चा बैठा थी, मैं उसका बोल कर गाना आपके उठ के चला गया, इनका आ फायदा है और नुकसान है। बंदे वो चीज़ नहीं करेगी, बंदे सिर्फ नींद देगी, लेकिन औरतों को दूसरी बस है हामला औरतों को आखिर तक जाके नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो कशिश उस पास होगी तो उनके वास्ते नुकसान दे। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਾਡਾ ਦੀ ਤੋਂ ਮਾਰਫੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ सदा पढ़ना दे सकते कैफीन चीज़ तो एक ही है बस यार। प्रेगनेंसी से सिर्फ मैथमेटिक्स दे सकते हो। अच्छा, मौसमी असरात का भी फ़र्क है। कुछ अद्वियात की तासीर मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ होती है। मतलब पेशाब और अद्वियात का असर सर्दियों में ज़्यादा होता है,
और गर्मियों में कदर कम, क्योंकि गर्मियों में जिस्म का पानी पसीने की सूरत में खारिज हो जाता है। यानी अगर स्टाल का आपके सर्दियों के दिन तो बड़ा जल्दी काम करता है, गर्मियों जो नहीं करता। दे भी दिता तो उन्हें पसीने के जरिए भी खारिज हो जाना तो पेशाब के जरिए थोड़ा आना। तो आप मतलूबा मकदार जी उस पर गौर करेंगे तो यार जिन्होंने दिता गया उन्ना आया नहीं, लेकिन उनका जो पानी जिसम चो पसीने के जरिए भी तो खारिज हो गया ना, नहीं वो साडा वो चीज़ कैलकुलेट नहीं करते उन्हें। यानी मौसमी असरात की वजह भी इनका ये तरीका है। किहड़ी चीज़ असर करती है, यानी गर्मियों के दवाई ने घट असर किया, यानी वो कोई चीज़ रुकावट है। सर्दियों जो चीज़ ज़्यादा करती थी। मैदा में खुराक की मौजूदगी, कुछ अद्वियात मैदा में खुराक की मौजूदगी में देर से जज्ब होती है। अगर मैदे की खुराक है तो देर न जज्ब होनी है, अगर मैदा खाली है तो जल्दी जज्ब हो जाती है। यानी वो जी मतलब पहले मिसाल दे चुके हैं। ज़्यादा खुराक वाली अद्वियात की तासीर, अगर किसी मर्ज़ में एक से ज़्यादा खुराकें देना मतलब हों तो वो खुराकों के दरमियान वक्फे का तयन डॉक्टर के तजर्बे पर मुनहसर है। डॉक्टर दवा के इंतज़ाम, हयातियाती इंतकाल और अखराज को मद्देनज़र रखकर दवा के दरमियानी वक्फे का तयन करता है, जिसका मकसद खून में गैर जहरीली यकसा और मौसर दवा की मकदार को बरकरार रखना है। ये थोड़ा जहा समझने वाली चीज़ है कि कुछ दवाइयां का असर दौरानिया जिन्ना वो सारा 3 तो 4 घंटे का या 5 घंटे का ला लो। उत्थे असी उस मरीज़ की मर्ज़ में भी कंट्रोल करना, फर्ज करो दर्द वास्ते दी है तो आप तो सुबह शाम लिख दी हूँ उनके असर 3 घंटे या 4 घंटे बाद उस दवाई का खत्म हो गया। उस तो बाद फिर उन्होंने मसला हो गया शुरू से आप तो शाम देनी थी। वो वास्ते जी डेक्लोरन SR लिख दी उन्होंने या फ्लोजन SR लिखता। SR का मतलब स्लो रिलीफ, यानी ये दवाई च डबल दवाई होंगी है। एक कोट 50 mg का उतले पासे हो गया, 50 mg थले गई। हुण पहली तय जी हल हो जाएगी खुद ब खुद। 50 mg दवाई मिल गई जिसनों उन्हें उदों लैस करना, जो तक वह असर खत्म होना तो अगली दवाई ने करना काम एकदम पूरी नहीं खोलनी, पूरी नहीं खोलनी। पूरी दवाई जी डोज हो ज़्यादा 100 mg हो गई उनके वास्ते तो उन्होंने चाहिए 50 mg। हूँ 50 mg उन्होंने पहले मिल गई, लेकिन कुछ अरसे बाद दूसरी जी कोटिंग जी अगली खुल जाएगी वो आपका असर कर देगी। एक तरीका तो ये है। मसलन 10 मिलीग्राम मार्फिन का मुसक्किन असर 3 से 5 घंटे तक बरकरार था। अपने तजर्बे और मरीज़ की कैफियत को मद्देनज़र रखकर डॉक्टर तय करता है कि अगली खुराक 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बाद दी जाए। एक तरीका तो वो हो गया जो उन्होंने खुद ब खुद बना था। दूसरा जो तरीका डॉक्टर को पता भी इनका असर जो मार्फिन का कितनी देर तक रहा, फिर उस तो बाद अगली खुराक मैं कितनी देर बाद देनी है ये डॉक्टर को पता। वो डोज उस तरीके ना देगा, 4 घंटे बाद देनी या 5 घंटे बाद देनी या 3 घंटे बाद देनी। ये चीज़ा है, ये साड़ी आसानी वास्ते जी SR बनाई इन्होंने इस तरह बनाती है भी इनप्रूव। इवें औरतों के जड़ियाँ गोलियाँ होंगे अपने वजाइनल टैबलेट जी है उनका भी असर इवें होता, वो भी डबल कोटिंग होती है। अद्धी पहले हल हो जाएगी, वो इस्तेमाल हो जाती है। कुछ अरसे बाद दोबारा फिर अगला हिस्सा हल हो जाता तो फिर वो आपका काम कर देती है। वो भी इवें चीज़ आती है। अजाफी असर, अजाफी असर जब एक ही असर रखने वाली मुख्तलिफ अद्वियात को इकट्ठा इस्तेमाल किया जाए तो अलजबरे के कायदे से इनका असर दोनों अद्विया के अज्जाई मजमूए के बराबर होता है। इसे अजाफी असर कहा जाता है। मसलन एड्रेनालिन, हेपेरिन को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो यह अजाफी असर ज़ाहिर करती है। हूँ फर्ज करो दो दवाइयाँ हूँ असी कह दें जी इधर असी कैफीन देती है उनको सुकून करने वास्ते, कली देती है तो दर्द नहीं रुकना। फर्ज करो कली आप सुकूनावट देती है ना तो दर्द नहीं रुकना, अगर दर्द ना रुका तो नींद नहीं आनी। उत्थे असी 2 दवाइयाँ मिलाती हैं, नाल पैरास्टामोल कर देती है या एस्प्रिन कर देती है, डाइक्लोफेन सोडियम करती है। भी एक दर्द रोकने वाली करती, एक सुकूनावर करती। दर्द वाली ने दर्द रोकता, सुकून वाली नींद देती, सुकून वाला सौं। तो जे फर्ज कर लो भी तुसी दर्द की कली देती है तो सुकून ना आया तो फिर उन्होंने महसूस होता रहेगा कि मैंने शायद दर्द ले है, नफसियाती असर ना उन्हें महसूस होएगा कि मैंने दर्द है। लेकिन ये यानी अजाफी असर वास्ते ये 2 मिलानियाँ पैणगियां। हाँ जी,
ये जी पैनाडोल एक्सट्रा ये भी यही कुछ है, नो पेन भी यही कुछ है, या इस टाइप की जी भी दवाइयाँ पाई हैं इनके चीज़ां होंगी। अच्छा, एक दूसरे का असर तेज़ करना या कभी असर, अगर अद्वियात के असर करने की जगह एक ही हो और इन अद्वियात का मजमूआ असर इनके इनफरादी असर के मजमूए से ज़्यादा हो तो इसको कभी असर कहा जाता है। मसलन कोकेन और एड्रेनालिन ब्लड प्रेशर ज़्यादा करने के अमल को तेज़ कर देते हैं। अगर कोकेन तो एड्रेनालिन लाया जाए ना तो जिन्हें ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन होया पाया वो नहीं चक लेंगे। एड्रेनालिन तो फिर कला ही बथेरा जे ज़्यादा काम तो आए तो दिल ही पाड़ के रख देंगे। उनका इस्तेमाल सिर्फ ड्रिप के जरिए होना चाहिए, एवं नहीं होना चाहिए। कोई बंदे डायरैक्ट जो साह वास्ते या कुछ वास्ते ला लेंगे तो काम भी आता करने उन्होंने नहीं मसल होंगे कर लेंगे, लेकिन ये एड्रेनालिन सिर्फ ड्रिप के जरिए इस तरह लगना चाहिए कि ब्लड प्रेशर ले जाता है। मालूम अगर दो अद्वियात के असर करने की जगह मुख्तलिफ हो और इन अद्वियात का मजमूई असर अद्वियात के इनफरादी असर के मजमूए से ज़्यादा हो तो इसे मल अमली कहते हैं। मसलन मसल में दर्द की वजह से अगर मरीज के लिए सोना मुमकिन ना हो तो एस्प्रिन और फेनोबारबिटॉन इकट्ठे इस्तेमाल कराई जाते हैं तो मरीज को नींद आ जाती है। दोनों का असर दो मुख्तलिफ मकाम होता है। कुछ हम पहले दस चुके हैं कि वो तरीका है कि ये लहदा असर करती हैं दो जगह पे, एक दर्द की लहदा करती है वो लहदा करती है, दोनों अगर इस्तेमाल होंगे तो ये काम हो जाता है। अद्वियात की तासीर कम होगी जब दो अद्वियात इकट्ठी इस्तेमाल करवाई जाएँ और इनके असरात एक दूसरे से मुख्तलिफ हों तो ये एक दूसरे के असर को कम कर देती हैं। मसलन कैफीन और बारबिचुरेट को इकट्ठे इस्तेमाल कराया जाए तो ना नींद आएगी और ना ही दिमाग में कैफीन का असर चुस्ती की सूरत में ज़ाहिर होगा। चुनांचे ये एक दूसरे के साथ या तासीर तो मकसद ये कहना था भी एक दो दवाइयां ऐसियां दे दो, फर्ज करो बारबिचुरेट है ना वो तुम दिंदे पे वो तो नींद देगी जी कैफीन है चुस्त कर दी बंद यानी चाय पी के बंदा थोड़ा बेकार हो जाता ना वो कर दी पी है ना उन्हें नींद आन देनी ना उन्हें सुकून आन देना। हाँ जी दोनों का असर ही ज़ाया हो गया ठीक यानी असर तो आपदा कर दियाँ पई लेकिन बंदे को जो फायदा चाहिए सी वो नहीं मिल रहा वो नहीं मिला आ चीज़ ये इस तरीके भी दो मुख्तलिफ असर करने वाली दवाइयां जी ना उन्होंने दवाई की असल तासीर भी घटा देंगी। दवा का आदि होना एडिक्शन होना या हैबिटेशन होना यानी बाद अद्वियात मुस्तकिल इस्तेमाल करने से मरीज़ दवा का आदी हो जाता है जैसे कैफीन चाय या काफ़ी वगैरह लेकिन मरीज़ चाय का आदी हो तो होता है लेकिन इन पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं करता। ये एक नफसियाती कैफियत है भी चाह आदि तो हो जाता बंदा लेकिन ना मिले ना तो बंदे को एडा महसूस नहीं होता भी यार मैं चल गया यदि जगह पर फर्ज कर लो कैफीन या कोई इलत जी हम पै गई या एडिक्शन हो गई किसी चीज़ की यानी कैफीन वगैरह या हीरोइन वगैरह इस्तेमाल करते चरस वगैरह इस्तेमाल करते ना वो आदि हो जाते हैं। उन्होंने फिर कैफियत इवें हो जाती है कि वो बंदा महसूस करता हालांकि होंदा कुछ नहीं उन्होंने हाँ जी महसूस करता भी अगर मैं दवाई ना मिली तो मैं मर जाना यानी वो इस कंडीशन पर आ जाता है। वो फिर जो भी होवे वो अपने जिसम को कटना चाहे कट सकता है उन्होंने असर नहीं होगा। कोई अपने जख्म करना चाहता तो कर लो तो असर नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस गल होंगी कि चीज़ मिल जाए वो भावें सारा करता समान बेचना पै जाए उन्होंने अपना माँ प्यो बेचना पै जाए वो आदत अपनी पूरी करेगा। ये आदि होने ये चीज़ां आ जाती हैं। किसी दवा को मुसलसल इस्तेमाल करने से मरीज़ नफसियाती और तबी तौर पर दवा पर इन्हिसार करता है और ये इन्हिसार बहुत शदीद होता है। मरीज़ में ये सोच पैदा हो जाती है अगर उसने दवा को इस्तेमाल ना किया तो वो मर जाएगा। दवा को किसी भी कीमत पर हासिल करना वो अपना मकसद समझता है। इन अद्वियात में मार्फिन कोकीन हेरोइन अल्कोहल और मुसक्कन अद्वियात वगैरह शामिल हैं। हाँ एडिक्शन एनल एनल नहीं साढ़े इतने डॉक्टर जुबैर अपना साध डॉक्टर जुबैर साहब ये बंद हो गया चला देंगे नीचे
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੌਂਸਟਾਂ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਰਾਜੈਲ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਾਲੀਅਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਲੀਅਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਤਾਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਾਲੀਅਮ 10 ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਖਲੋਤੇ 10 ਦਿਨ 10 ਕੱਢੀਆਂ ਪੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਆਦੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਆਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਬੜੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤਾਲਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਿਖਲਾਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਬਣੀ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਕਾਦ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਡੀ ਪਾਗਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਘੁੰਮਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਨੁਸਖਾ ਬਾਗਮ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਗਮ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ WhatsApp 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਮੀਓ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨ ਸਰਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਹੋਮੀਓ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਸਪੂਨ ਅਵਰ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 5-6 ਕੇ 10 ਵੀ ਡੇਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਕੋਈ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਈਵਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਫੈਸਲਾ ਪਾ ਇਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਆਪ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ 2 ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਬਸ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਯਾ ਸਟੋਰ ਆਪਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਸਿੱਧੇ ਨੱਕ ਦੇ ਬੰਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ ਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮਿਓ ਡਾਕਟਰ ਐਮ ਜ਼ੁਬੈਰ। ਇੱਕ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਭਾਈ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਵਾਲਦ ਦਾ ਹਕੀਮ ਸੀ, ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੋਨੋਫੈਨਿਕਲ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦਾਖ ਮਨੱਕਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਂਟੀਗਲਾਸ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਦਾਲ ਦੇ ਚੰਦ ਢੀ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਕੋਲ 10 ਜਾਂ 12 ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੈਟਅਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਲੈਦਰ ਦਾ ਹੋਏ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸੀ। ये दवाई आ काम करती है, पर सारा कुछ करती है। मजमूई असर दवा का हमारे जिस्म पर मुफीद अद्वियाती असर हासिल करने के लिए ज़रूरी है इसकी ख़ास मकदार इस्तेमाल की जाए जो मुख्तलिफ अवामिल से मुतासर हो सकती है। मसलन दवा का दाखिल करना और इखराज वगैरह। एक दवा इस वक्त मजमूई असर वाली समझी जाती है जब इसका इखराज सुस्त हो, यानी जी दवाई अच्छा असर करने वाली है ना, वो जो इखराज ऐसा ऐसा देर नाल है वो दवाई ठीक है, मजमूई असर भी है ना ठीक है। ताबावरी यानी आप कहने रजिस्टेंट होगी दवाई या सैप्रान के आदि हो गए लोग, ये असर नहीं करती, ये ताबावरी है। टॉलरेंस कह लो सही। बाद औक़ात मुख्तलिफ अद्वियात का असर मरीज़ में मामूल के मुताबिक नहीं होता, यानी दवा की मामूल की मकदार को वो गैर मामूली निज़ाम में दिखाते हैं, इसको ताबावरी कहते हैं। इसकी मंदरजा इंसान हासिल करता ताबावरी, कुदरती ताबावरी। इनका मकसद सिर्फ ये है कि कुछ तो ज़हन नहीं मनता भी सैप्टन खा लिए लेकिन उन्हें इन्हें की करना, यानी पैरास्टामोल खा लिया इन्हें की करना यार, ये तो कुछ भी कोई नहीं। तो वो ये समझ के दवाई की अहमियत नहीं समझता, तो असर भी नहीं करती। एक फर्ज करो शुगर का मरीज़ है, मुसलसल गैट्रल खा रहा है, कुछ अरसे बाद उनकी ताबावरी पैदा हो जाएगी, वो दवाई ने असर नहीं करना, इसको कंट्रोल नहीं करना, उन्हें दवा की डोज हैवी करनी पड़ेगी कि वो 2 mg की बजाय 3 mg करे या 4 mg करे। ये भी ताबावरी का हिस्सा टॉलरेंस है, यानी किसी एक अंदाजा नहीं पड़ना। अगे टैकीफाइलैक्स आ गई, इसका मतलब है कि दवा कि किसी दवा का तेज़ी से ताबावरी पैदा करना, मसलन एफिड्रिन को मुसलसल इस्तेमाल करने से कैफियत पैदा होती है। यानी टैकीफाइलैक्स जो उन्होंने लिखा है भी अगर एफिड्रिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल मुसलसल करता बना तो वही गल जिमें पत्ता खा गया हाँ जी, ये वही चीज़ है भी डोज बढ़ाई जाओ बढ़ी जाएगी सारी करी जाएगी। ये 10 गोलियाँ और यकीन जानो बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर है ना भावनगर, कासम ने मैंने एक गल दसी है यकीनी भी साढ़े को एक वकील से दोस्त से 81 ने खानी शुरू की, साढ़े को 2 मुरब्बों का मालिक से, अच्छी प्रैक्टिस होंगी, बैंक बैलेंस भी तो काफ़ी सी। साढ़े को 2 साल बाद आया कि अगे भी चला गया सी, वो उन्हें उसका कोई रकबा वो हर चीज़ गाड़ चुका सी। 81 की साढ़े को डब्बी फड़ ली, वो ये काम करते हैं 81 बीघा शीगा सारी चीज़ें अज भी बेची जाती गोलियाँ बेसाबी बेच कहते जी डब्बी पूरी उन्हें लै ली, साढ़े को बैठ के उन्हें 50 गोलियां कढ़ियां तो पानी में खा कोई असर नहीं। असी डर गए, सानू पसीना आ गया भी जे मर गया इतने अति गए। मैं उन्हें आखिया यार तू की किया, वो कहना मैं तो पूरी डब्बी बना तो थोड़ी खाधी है। ड्रग एलर्जी बाद मरीज़ को मखसूस दवा से एलर्जी की कैफियत महसूस करते हैं, जैसे पेंसिलिन से कुछ अफराद एलर्जिक हो जाते हैं। ये गैर मामूली रद्दअमल मोड़ से या जिनसियाती होता है, या तो जिनसियाती तौर पर या विरासती होता कई तो वैसे भी किसी हो सकता है। सैप्टान भी हो जाता है, थोड़े पेंसिलिन बाद मैफने केस भी हो जाता है, साइड करता आ जाती है। अच्छा, दवा की मुद्दत असर पजीरी, दवा की मुद्दत असर पजीरी महदूद होती है और वक्त गुजरने के बाद ये या तो इसकी असर पजीरी कम हो जाती है और बाद का दवा वो जहरीली हो जाती है, मसलन क्लोरोफार्म वगैरह। इनका इस्तेमाल करना असर पजीरी जी ना वो महदूद हो जाती है या घट हो जाती है या फिर जहरीली हो जाती है। ये हो जाएगा मामला दवाई कम किमें कर दी है कि ये आ जाएगा असर करने का तरीका की है। ये सवाल आप आगे रख लीजिए जी। हाँ जी, ये असर करने का तरीकेकार भी दस्या ने भी असर किमें करती है। कुछ दवाइयां का आपका तरीकेकार है, वो अपने तरीके करती हैं,
ਕੁਛ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰਾਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਸਮ ਕਈ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਟ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਟੋਟ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਰਾਸੀਮ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ PABA ਹੈ, ਪੈਰਾ ਇਨੀ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਪੈਰਾ ਅਮੀਨੋ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੈਪਟਰਨ DS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਪਟਰਨ DS ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਆਪਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਨਰਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਵਧਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਸੈਪਟਰਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਟੋਟ੍ਰਾਫਿਕ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਟੋਟ੍ਰਾਫਿਕ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤਫੈਲੀ ਜਾਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟਿਕ ਜਾਂ ਸੈਪਰੋਟ੍ਰਾਫਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ 8-8 10-10 ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, 5 ਜਾਂ 7 ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ ਆਪਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇਵੇਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੇ WhatsApp 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਸੀਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ 7-8-10 ਦਫਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ।